फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है और उसके साथ ही शुरू हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का दौर। तो उससे पहले हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन ट्रांजैक्शन पर होती है इनकम टैक्स की पैनी नज़र। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं कैश ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर इनकम टैक्स की खास नज़र रहती है, जिसके चलते आपको या आपके क्लाइंट को नोटिस आ सकता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सीधे चलते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन के ऊपर। सबसे पहला और सबसे फेमस जो सेक्शन है वो है 40A3, जिसमें हमें पता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर आप सिंगल डे में 10,000 से ऊपर कैश में नहीं कर सकते। 10,000 से ऊपर करना है तो या तो अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप उसको पे कर सकते हैं। और अगर ट्रांसपोर्टर होता है तो उसके केस में 35,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि सर ये कैसे सिंगल डे में सिंगल पर्सन को है, सिंगल बिल पर है। उसके लिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग केस। तो पहला केस है, सपोज एक एक्सपेंडिचर हो रहा है 40,000 का, ठीक है। स्टेशनरी परचेज हो रहा है, बिल नंबर 2 है। किससे परचेज कर रहे हैं? XYZ लिमिटेड से 1 जनवरी 2022 को। अब उसका पेमेंट कैसे हो रहा है? 15,000, 16,000 और 9,000। और ये सब कैश में हो रहा है सिंगल डे में। सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 15,000 दिया, 16,000 दिया और 9,000 दिया। तो इस 40,000 को 3 हिस्से में ब्रेक कर लिया। तो ये दोनों तो 10,000 से ऊपर हैं, ये 10,000 के नीचे है। तो क्या ये अलाउ हो जाएगा? नहीं। हमें एग्रीगेट में देखना है, टोटल में देखना है कि एक सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ऊपर आप पे नहीं कर सकते हैं कैश में। यहाँ पर टुकड़ों में ही सही, लेकिन 10,000 रुपये क्रॉस कर रहा है तो पूरा 40,000 क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अगले केस की तरफ चलते हैं। आप अगले केस को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा है कितने का? 30,000 का। और यहाँ पर भी स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, बट वहाँ पर बिल एक ही बिल था। यहाँ पर अलग अलग 3 बिल हैं। बिल नंबर 1, 2, 3। पहला बिल है 1 जनवरी का, दूसरा 28 जनवरी का, तीसरा 1 फरवरी का। और तीनों 10,000 के ही हैं। अब इसके अगेंस्ट में पेमेंट कैसे जा रहा है? एक बार में 10,000, फिर 6,000, फिर 5,000, फिर 9,000। लेकिन ये सिंगल डे में ही पेमेंट हो रहा है सिंगल पर्सन को। तो सर ये तो 10,000 से ऊपर हो गया एक दिन में, तो क्या ये डिसअलाउ हो जाएगा? नहीं, ये पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। बिकॉज बिल नंबर 1, 2, 3 अलग अलग बिल, अगर आप बिल को यहाँ पर स्प्लिट कर देते हैं और तीनों बिल 10,000 के हैं, भले ही उसको आप एक साथ मिला के कैश में दे रहे हैं, फिर भी वो अलाउ हो जाएगा। बिल अलग अलग डेट के हैं। अब यहाँ पर एक टैक्स प्लानिंग हो सकती है। वो टैक्स प्लानिंग क्या हो सकती है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पर क्या टैक्स प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। अगले केस की तरफ चलते हैं। अगला केस क्या है? देखिए, जो ये 10,000 की लिमिट है ना, ये एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट दोनों एक्सीड करना चाहिए। एक्सपेंडिचर अगर 10,000 के नीचे का है और पेमेंट 10,000 से अबव है, फिर भी यहाँ पर कोई डिसअलाउड नहीं होगा। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। ए ने पेमेंट किया है 18,000 रुपए का 1 मार्च को, सेम पर्सन को सेम डे में। लेकिन किसके अगेंस्ट में? 2 बिल हैं 9,000 के, दोनों 10,000 के नीचे हैं। भले ही दोनों सिंगल पर्सन के भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों 10,000 के नीचे हैं। तो 9,000 मिला के 18,000 हो रहा है। 10,000 से ऊपर हैं, बट फिर भी ये अलाउड हो जाएगा, डिसअलाउ नहीं होगा, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। बिकॉज एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट दोनों 10,000 के ऊपर होने चाहिए। आई होप ये केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं, सर ये जो 10,000 रुपए की लिमिट है, क्या ये सिर्फ एक्सपेंडिचर के ऊपर है? अगर हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो क्या वहां पर भी ये लिमिट अप्लाई होगी? तो यस, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं तो वहां पर भी आप 10,000 से ऊपर की वैल्यू का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते हैं। अगर किया तो क्या सर पेनाल्टी लगेगी? पेनाल्टी तो नहीं लगेगी, बट क्या होगा, 10,000 से ऊपर जितना भी आप कैश में पे करेंगे वो आपकी एसेट की जो कॉस्ट होती है उसमें इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या, आपने तो सपोज जो है वो एसेट परचेज करी है 1 लाख रुपए की, बैलेंस शीट में आएगी सिर्फ 10,000 रुपए की। अब आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। जब आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे तो उसके ऊपर आपको
ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये इनडायरेक्टली आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी 10,000 रुपये की लिमिट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, ये 10,000 की लिमिट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी? तो सिंपल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वहाँ पर 10,000 की लिमिट नहीं है सर। एनिमल हस्बेंड्री, फिश प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर एंड एपीकल्चर, अगर आप ये सब काम कर रहे हैं, इसके अलावा बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वहाँ पर अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जितनी मर्जी उतना आप कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इन सारी फील्ड में। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ, और ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 269SS। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि कोई भी पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी लोन या फिर डिपॉजिट या कोई भी सम 20,000 या उससे ज़्यादा का अदर देन बाय वे ऑफ वही अकाउंट पे चेक और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। मतलब 20,000 या उससे ज़्यादा का लोन, डिपॉजिट या कोई भी सम आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कैश में, और ये एग्रीगेट लिमिट है। मतलब आइए देखते हैं, जैसे क्या हुआ, ए ने रिसीव किया 14,000 रुपये 15 फरवरी को, किससे? बी से। अब बी से दोबारा 20 फरवरी को 15,000 और रिसीव कर रहा है, तो लॉ में तो 20,000 लिखा हुआ है, यहाँ 14 ये भी 20 से कम है, यहाँ 15 ये भी 20 से कम है, तो सर यहाँ तो डिसअलाउ नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर एग्रीगेट लिमिट देखी जाएगी। भाई 14 और 15 कितना हो गया? 20,000 से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये जो 15,000 हैं कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते हैं कैसे? भाई ECS या फिर अकाउंट पे चेक। तो जो लिमिट देखनी है वो एग्रीगेट में देखनी है, सिंगल ट्रांजैक्शन की नहीं देखनी है 269SS में। और यहाँ पर पेनाल्टी क्या है? जितना भी आप कैश में एक्सेप्ट करोगे उसका 100%। अगर 1 लाख रुपए कैश में ले लिया तो 1 लाख प्लस 1 लाख, 100% जो भी आप कैश एक्सेप्ट कर रहे हो उसकी पेनाल्टी आपको पे करनी पड़ती है 269SS में। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं सर। उसके अलावा सेविंग बैंक अकाउंट में देखिए, अगर आपने पूरे साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट कर दिया तो भैया क्या होगा? बैंक रिपोर्ट करेगा किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताने के लिए। तो 10 लाख रुपए से ऊपर का कैश डिपॉजिट ना करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। आगे चलते हैं। फिक्स डिपॉजिट में भी सेम चीज़ है। अगर आपने पूरे साल भर में 10 लाख या उससे ज़्यादा की FD में डिपॉजिट किया है तो भैया यहाँ पर भी नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है सर। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्योंकि ये बिजनेसमैन के लिए होता है, लिमिट काफ़ी ज़्यादा है, 50 लाख की लिमिट है। अगर उससे ज़्यादा आपने कैश डिपॉजिट किया तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाए और आपको नोटिस आ सकता है। तो 50 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट अगर हो गया करंट अकाउंट में तो प्रॉब्लम हो सकती है। आगे चलते हैं सर। क्रेडिट कार्ड के केस में देखिए, अगर आपने 1 लाख या उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया है, मतलब आपने पेमेंट करा था, फिर आपको क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होता है जब भी ड्यू डेट आती है, तो वो अगर आपने 1 लाख या उससे ज़्यादा कैश में पे किया तो भी आपको नोटिस आ जाएगा। और साल भर में अगर आपने यही 10 लाख से ज़्यादा कर दिया तो भी आपको नोटिस आ सकता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो और दनादन कैश में पेमेंट हो रहा है, बताइए सोर्स ऑफ इनकम। तो क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए। अगला जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सर UPI की क्या लिमिट है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि UPI भी किस में कवर हो चुका है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में। तो ECS इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो सिस्टम है उसमें UPI भी कवर होता है। तो अगर आप UPI से पैसा भेज रहे हैं या पैसा ले रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं है, आराम से आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर कोई नोटिस वगैरह नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कुछ सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। वो सावधानी इस वीडियो में नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि UPI में कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन UPI ट्रांजैक्शन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रहा हो, मैं इस समय ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं एक होटल में हूँ, वहाँ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा हो, तो उसके लिए पहले से सॉरी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।